नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का इस इंटरव्यू की सीरीज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपने पिछला इंटरव्यू देखा था और लगातार हम लोग नए इंटरव्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी साथियों की बहुत सारा डिमांड थे कि सर आप लगातार सक्सेसफुल इंटरव्यू करते रहे। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिन्होंने लगातार 7 एग्जामों के अंदर सफलता पाई है और वो भी टॉप रैंक के साथ। लगातार 7 एग्जाम के अंदर सफलता पाई है, वो भी टॉप रैंक के साथ। उनके संघर्ष की कहानी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उन्हीं के मुंह से सुनेंगे और सारे के सारे जितने भी किस प्रकार से पढ़ाई की जाती है, किस प्रकार से मेहनत की जाती है, वो सारे के सारे राज आज हम लोग इस इंटरव्यू के माध्यम से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं तन्वी मुखर्जी, जिन्होंने लगातार 7 सिलेक्शंस लिए हैं, जिनका मैं इस टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं भोजराज सर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना एंड डायरेक्टर ऑफ टीम नर्सिंग क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और ऐसे आप लोगों के साथ मिलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। तो जिस प्रकार से इस हमेशा इंटरव्यू की कड़ी में जो हमारे मेहमान होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन सफलता के बाद वो मेहमान बन जाते हैं, तो आज उनका स्वागत सबसे पहले इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यहाँ इस चॉकलेट के माध्यम से, जो कि बहुत यहाँ पे सभी बच्चों को यहाँ पे जैसे इस प्रकार से नवाजा जाता है कि आप यहाँ पे आए और ये जो पल है, इस पल के अंदर मैं सभी बच्चों का इंटरव्यू करूं और यह हमेशा इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं भी आपके संघर्ष की कहानी जानूं। तो स्वागत एवं अभिनंदन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, तो हम लोग इस नेक्स्ट इंटरव्यू की कड़ी में इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंटरव्यू का हमेशा का सवाल कि आप अपने बारे में सेल्फ इंट्रोड्यूस करें, कि आप अपने बारे में बताएं। हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज तन्वी मुखर्जी. I have completed my BSc Honours Nursing from AIIMS Patna in 2018 and currently I am working as a nursing officer at AIIMS Patna. बीएससी नर्सिंग एम्स पटना से पास आउट्स हैं और अभी एम्स पटना में वर्किंग भी है। तो ये एम्स पटना तक पहुंचने की कहानी बड़े ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनकर लगेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक पेशेंस लेवल, किस प्रकार से पेशेंस रखा जाता है, वो संघर्ष यहां से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं के मुंह से जानना चाहेंगे कि कितने सिलेक्शन अभी तक हुए हैं और कहां पर हुए हैं और कब इन्होंने सिलेक्शंस लिए हैं, उनके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे। थैंक यू सर। तो सबसे पहला जो मेरा सिलेक्शन था वो एम्स दिल्ली का था, जो 2019 में हुआ था। एम्स दिल्ली RML हॉस्पिटल, उसके बाद एम्स रायपुर, उसके बाद एम्स पटना, उसके बाद MSc ऑल इंडिया MSc का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, देन BHU एंड उसके बाद नॉर्सेट। तो लगातार सिलेक्शंस पे सिलेक्शंस जो हुए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने ये सिलेक्शन जो निकाले हैं, जो टीएनसी का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ अपने माता पिता का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, बताएंगे? जी सर, मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, वेस्ट बंगाल आसनसोल से। मेरा नेटिव प्लेस वही है, पर उसके बाद मेरा सिलेक्शन एम्स पटना में हुआ था BSc के लिए। उसके बाद मैंने BSc यहाँ से की और उसके बाद मेरा जो जर्नी है वो मेरा पढ़ाई का और सिलेक्शंस का वो एम्स पटना से ही शुरू हुआ एक्चुअली। तो ये 7 सिलेक्शंस बहुत ही बड़े सिलेक्शंस होते हैं। यहाँ जितने भी बहुत सारे बच्चे बेरोजगार होते हैं, उनको एक भी इंटरव्यू मतलब एक सिलेक्शन लेने के लिए पसीने बहाने पड़ते हैं। तो आपने ये 7 सिलेक्शंस लिए हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या रही है? आपने ये 7 सिलेक्शंस ऐसे ही मिल गए कि यहाँ भाई जस्ट नर्सिंग पास आउट हुए और जस्ट आपने कंप्लीट करते ही मिल गए, या इसके पीछे आपका स्ट्रगल रहा है? जी सर, बिल्कुल। जैसे ही सब ने नर्सिंग पास आउट करते हैं वैसे मैंने भी पास आउट की थी। तो एक जो नर्सिंग एस्पिरेंट से एक नर्सिंग ऑफिसर तक का जो जर्नी है वो बहुत ही लंबा और कठिन है। हम 4 साल पढ़ते सर, लगातार मेहनत करते, उसके बाद हमारा सबका एक ही सपना रहता है कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो उसके बाद जब मैंने पास आउट किया तो सबकी तरह मैं भी बहुत ही कंफ्यूज थी कि आखिर शुरुआत कहाँ से करना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े, ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, वो सबसे पहले आप
पुराने क्वेश्चंस देखती थी। मैं जो करती थी वो पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे 2018 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए वो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस देखती थी, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग एक बहुत बड़ा सिलेबस है और हर जगह से आपको क्वेश्चंस मिलता है। तो जस्ट मैं क्वेश्चंस देखती गई कहाँ कहाँ से आता गया, तो उससे मैं टॉपिक सेलेक्ट करती गई कि टॉपिक वाइज मैं पहले मेरा एक रजिस्टर था, वहाँ पे मैं कॉपीज़ में सारा लिखती थी कि कहाँ कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। उसके बाद उसको पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ते पढ़ते उसके बाद एक टाइम आता है जब होता है कि आखिर इतना पढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि आपको साथ में ड्यूटी भी करनी है, क्योंकि आप जस्ट पास आउट हो। तो हमारे लिए जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ने के साथ साथ नौकरी करना बहुत ही मुश्किल था। तो वैसे ही जब मैंने टॉपिक जब सिलेक्ट कर लिया, वैसे पढ़ती गई धीरे धीरे। उसके बाद पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है, सबको लगता होगा ऐसा, मुझे तो लगता ही था कि अब एक सिलेबस बिल्कुल ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। आपको जैसे जैसे आप पढ़ते हैं वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। क्या होता है ना, क्वेश्चंस करते करते आपको बाकी और थ्योरी की भी बहुत नॉलेज होती है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था कि विथ थ्योरी आपको क्वेश्चंस भी करना है और कंटिन्यूटी रखनी है। बिकॉज पेशेंस और कंटिन्यूटी किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो नर्सिंग का हो चाहे वो अदर्स एग्ज़ाम हो, पेशेंस और कंटिन्यूटी हमेशा रखनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी है ये। स्ट्रेटजी मैं हमेशा बच्चों को बताता भी हूँ, और ये जैसे आप टॉपर्स के और 7 सिलेक्शन से वालों से भी सुन रहे हैं कि कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये लगातार आप जो हमेशा टीएनसी के माध्यम से भी कर रहे हैं और ये सारी प्रैक्टिस आपके कंटिन्यूएशन में रहती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जब आपको कोई सिलेक्शंस नहीं मिला है, या ऐसा हुआ है कि आपने अपना पेशेंस खो दिया कि सर अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, ये भी एक आपकी लाइफ में कभी आया? क्योंकि अमूमन ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर अब मैं थक गया हूं, अब एग्जाम नहीं हो रहा है, आने वाला एग्जाम पता नहीं कब होगा, और मैं अभी मेरा पेशेंस मेरा जवाब दे चुका है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। उन बच्चों के लिए आपका ऐसा कभी आपके साथ ऐसा घटित हुआ है? जी सर, बिल्कुल सही, मेरे साथ ऐसा हुआ है बिल्कुल। 2018 के बाद मेरा फर्स्ट सिलेक्शन, जैसे मैंने बताया, 2019 में हुआ था। तो वो जो 1 ईयर का गैप था उसमें मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए जहाँ मेरा बहुत ही कम नंबर से मेरा एग्ज़ाम छूटा है। सर आपको तो पता है, मैं क्योंकि हर रिज़ल्ट के बाद मैं सर को कॉल करके रोती थी, सर मेरा नहीं हो रहा है, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा, मैं सर को इसलिए मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे इतने बुरे वक्त में सर ने और टीएनसी ने मेरा साथ दिया और मेरा मोटिवेशन हमेशा बढ़ाया। क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत पैनिक करती थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 ईयर 2018 से 19 1 ईयर पूरा बहुत लंबा टाइम था, मेरा कहीं भी नहीं हो रहा था। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि कई बार मेरा सिलेक्शन 0.33 मार्क्स से 0.25 मार्क्स से रह जाता था। तो उस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हिम्मत ना हारना और लगातार प्रयास करते रहना। हमेशा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, हम रोने में जितना टाइम वेस्ट करते हैं, जितना टाइम हमें रिजल्ट आया उसके, क्योंकि आस पड़ोस भी आपका किसी न किसी फ्रेंड का सिलेक्शन होता ही है, तो वहाँ से भी आपको आस पड़ोस का एनवायरनमेंट भी आपको ऐसा मिलता है कि सुनने को आता है कि नहीं हो रहा है, आपका कब होगा, ऐसे करके। तो उस समय किसी की बात नहीं सुननी है, सिर्फ अपने पे, अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन। अगर मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो सबका हो सकता है। बहुत ही बड़ी बात कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो सबका हो सकता है, क्योंकि एक जिस प्रकार से एक संघर्ष की कहानी, और साथ ही साथ एक बार सिलेक्शन के लिए हमेशा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि मुझे याद है कि तन्वी का बहुत सारे फोन कॉल आते थे और बोलते थे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और ये मैं हमेशा एक ही बात बोलता था कि कंटिन्यूटी मेंटेन करो, हमेशा टीएनसी के एग्जाम देते रहो, उससे सिलेक्शन आपका 101% होगा। और देखिए ये हमेशा एक फिक्स भी हुआ है, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब सिलेक्शन होना शुरू हुए तो लगातार 7 एग्जामों में सिलेक्शंस, लगातार हर जिस एग्जाम में तन्वी बैठती थी उस एग्जाम में सिलेक्शंस
होना ही होना फिक्स हो गया था, क्योंकि ये टीएनसी के अंदर हमेशा टॉप रैंकर्स में आती थी। साथ ही साथ पहले तो इसकी शुरुआत बहुत ही लोएस्ट रैंक से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यूसली मेंटेन करती गई और लगातार हमेशा जैसे प्रैक्टिस करती गई वैसे जैसे उसका प्रैक्टिस होता गया और लगातार 7 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं सबसे पहले ये भी जानूंगा कि ये जो आपकी सफलताओं का श्रेय है, एक जो होता है ना कि श्रेय, वो किसको देना चाहेंगे? सर मेरी सफलता का श्रेय तो सबसे पहले आपको जाएगा सर। आप सबसे पहले मेरे टीचर हैं, उसके बाद मैं टीएनसी नर्सिंग टीम नर्सिंग क्लासेस को देना चाहूँगी, जो मेरे पूरा हेल्प के सारे फैकल्टी मेंबर्स जितने भी लोग हैं। और मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनके वजह से मैंने ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा पढ़, क्योंकि मेरे शेड्यूल में एक डेली रूटीन हो गया था कि टीएनसी का पेपर आना है और उस समय देना है। और जो अगर मेरा रैंक पीछे आता था तो मुझे लगता था कि हाँ और ज़्यादा 1 घंटे आज तो ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि अगले दिन ज़्यादा रैंक लाना है। तो सबसे ज़्यादा मुझे टीएनसी ने के टेस्ट सीरीज़ ने और फैकल्टी मेम्बर्स ने मेरा हर क्वेरी सॉल्व किया। मैं सर को बहुत मैसेज करती थी, मुझे आज भी याद है, सर आपको याद होगा, हर क्वेश्चन अगर ये नहीं होगा कैसे होगा नहीं होगा, मैं सर को हमेशा मैसेज, और सर हमेशा चाहे रात हो सुबह हो कभी भी सर हमेशा हेल्प करते थे मेरा। सो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टीएनसी के प्लेटफॉर्म पे टीएनसी का नाम रोशन किया। साथ ही साथ ये इंटरव्यू स्पेशली इसलिए खास होने वाला है कि जो बच्चे हमेशा पेशेंस लेवल को खो देते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, उन बच्चों के लिए तन्वी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से हमेशा पढ़ना है। और लगातार बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि सर मेरी रैंक बहुत पीछे आ जाती है, जब मैं टेस्ट सीरीज देता हूं तो मेरी रैंक हमेशा पीछे आती है, और धीरे धीरे वो एग्जाम हमेशा कंटिन्यू करते हैं तो उनकी रैंक भी सुधरती जाती है। तो तन्वी सबसे पहले एक बात और, मेरा एक क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि आपकी रैंक जब पीछे आती थी तो आपने किस प्रकार से उसको अप लाने के लिए स्ट्रेटजी अपनाई, और साथ ही साथ आपने माइनस मार्किंग में कैसे कंट्रोल किया? जी सर बिल्कुल, जैसे मैं कोई टेस्ट देती थी, टीएनसी का टेस्ट सीरीज रोज होता है, तो जब मैं टेस्ट देती थी तो मैं देखती थी मेरा कौन कौन सा मेरा गलत हुआ है। तो मेरा एक रजिस्टर जो था कॉपी वो अलग से था। जैसे सर आप जब टीएनसी के जो स्टार्टिंग में ही सर ने बताया था, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि नहीं, पर कि एक अलग से कॉपी रखो, उसमें जितना गलत है, जितना आपका जो करेक्ट हो रहा है वो आपका करेक्ट होगा, बाद में भी होगा, पर जो गलत है उसको मैं लिखती थी। और उसके साथ जो अगर हमारे एमसीक्यू के 4 ऑप्शंस होते थे तो वो 4 ऑप्शंस में वो 3 ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे इसका आपको देखना है। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन और सॉल्व होगा। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे हेल्प किया वही रजिस्टर था, जो मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए जब मैं देखती थी वो क्विक रिवीजन होता था। और माइनस मार्किंग मेरा पहले तो बहुत ही ज़्यादा होता था, उसके बाद कम करने के लिए मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, आपको पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो। तो धीरे धीरे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका एक माइंड सेटअप हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को मुझे ऐसे अप्रोच करना है। अगर आपको आंसर भी उस चीज़ का नहीं पता है, कोई भी अगर फैक्ट है, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप बाकी ऑप्शंस देख के आप ये पता कर सकते हैं और वहीं से आपका आंसर राइट होता है कई बार। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी कि धीरे धीरे आप लगातार अगर हमेशा आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा सफलता पाने के आसार रहते हैं। तो ये में एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है सबके माइंड में भी आ रहा होगा कि सर 7 सिलेक्शंस ले लिए तो अब और कितने सिलेक्शन लेने की बारी है, कि आप ये सिलेक्शन लेते रहेंगे या और किसी दूसरे का नंबर भी आने देंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यस, ये तो है, जब इतने सारे मेरे सिलेक्शंस होते गए तो अब मुझे लोग भी पूछते हैं कि अब तो एग्ज़ाम नहीं दे रही हो, तो ये मुझे कहीं ना कहीं तो बहुत ही अंदर से बहुत ही खुशी महसूस होती है कि आज मैं इस लेवल पे पहुंच पाई हूँ सर की मदद से और टीएनसी की मदद से, जहाँ लोग मुझे कहते हैं कि प्लीज़ अब एग्ज़ाम मत दो। तो सीरियसली तो ये बात तो है कि अब तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही, अब मेरा ऑलरेडी इतना जगह सिलेक्शंस हो चुका है, तो अब मैं तो कोई फ्यूचर में एनओ का एग्ज़ाम तो मैं नहीं दूंगी, बाकी एसएनओ का तो मैं दूंगी फ्यूचर में भी। तो एसएनओ बनने की तैयारी शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले ये एग्जाम देने के पीछे रीजंस भी होते हैं। बहुत सारे साथी सिलेक्शन होने के बाद भी एग्जाम देते हैं, तो काफी साथी सोचते हैं कि ये एग्जाम क्यों देते हैं। मैं जवाब दे देता हूं कि ये इसलिए एग्जाम देते हैं कि घर से दूर होते हैं, तो घर के नियर बाय जाने के लिए हर बंदा कोशिश करता है, मेहनत करता है। तो सबसे पहले तन्वी ने यहाँ से जो सिलेक्शन की जर्नी स्टार्ट की थी, एम्स रायपुर से होते हुए एम्स दिल्ली से होते हुए एम्स पटना, और एम्स पटना से होते हुए फाइनली जो उनका एक डेस्टिनेशन था, एक
सपना था वो है कल्याणी, जो कि वेस्ट बंगाल के नजदीक में है। तो एम्स कल्याणी में उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो जल्द ही उनको ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है, तो वहां पे जाके उन्होंने फाइनल ज्वाइन करना है। अभी एम्स पटना में है और एम्स पटना से एम्स कल्याणी। तो मेरा बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा है, और मैं ये कहूंगा कि आने वाले जितने भी एसएनओ के एग्जाम्स है ये 7 की संख्या 14 तक पहुंचे। जल्दी से जल्दी आप एसएनओ नहीं, एएनएस नहीं, उससे ऊपर जितने भी नर्सिंग की पोस्ट है उनमें सिलेक्शंस ले, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एक लास्ट छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन मेरे से पूछते, तो ये जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये 7 सिलेक्शंस लेने के पीछे या स्ट्रेटजी में आपकी कौन कौन सी बुकों ने आपका मदद किया, या आपकी कौन कौन सी बुकें मददगार हुई? सबसे पहले बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो बुक्स के लिए एज सच मैं टेक्स्ट बुक ही बोलूँगी, और टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज़ है और जो फैकल्टीज़ के जो नोट्स हैं मैं उसी को फॉलो की थी। जितने भी आप 4 साल में आप जितने भी बुक्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक नर्सिंग के टेक्स्ट बुक्स है वो पढ़िए, और मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया था, और सर के नोट्स जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे कई बार होता है कि हम 1 लाइनर क्वेश्चन भी हमसे गलती हो जाता है, जो सिली मिस्टेक्स हम करके आते हैं कि ये कैसे हो गया, तो वो सब चीज़ों के आप अलग एक नोट्स बनाइए 1 लाइनर्स का, और जैसे सर हमें गाइड करते हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, तो उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच टीएनसी के इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और आप हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और हमेशा जैसे मैं जिस प्रकार से मैं सभी बच्चों को बोलता हूं कि मैं जिस प्रकार से छोटे छोटे इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यू करने वाला हूं और आपके लिए बहुत सारे स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूं। बहुत सारे सफल जो व्यक्ति हुए हैं, जो सफलता जिनको मिली है, किस प्रकार से उन्होंने सफलता पाई है, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अपना एक पैसेंस लेवल खो देते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, किसी और बच्चों के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ ही ये हो रहा है कि मेरी माइनस मार्किंग ज्यादा हो रही है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि मेरा सिलेक्शंस नहीं हो रहा है। तो मैं उन बच्चों को सभी को बता देना चाहता हूं कि आप ही अकेले नहीं है, आपसे पहले जितने भी बच्चे हुए उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने मेहनत की है, डेडिकेशन दिया है, कंटिन्यूटी मेंटेन की है, और टीएनसी के साथ लगातार टेस्ट सीरीज दिया है, और टीएनसी के जो कोर्सेस है उनको परचेज किया है, उनके साथ लगातार मेहनत की है, तो उन्होंने सफलता पाई है। तो मैं यहां इस इंटरव्यू को विराम दूंगा, मिलूंगा अगले इंटरव्यू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।